दोस्तों, स्वागत है आप सबका उत्तरांचल डायरीज में। मैंने आपसे बोला था कि आपको सुनाने वाला हूँ रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए की कहानी, जिसे जिम कॉर्बेट साहब द्वारा मारा गया था और जिसने रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में करीब 8 सालों तक राज किया। दोस्तों, किताब काफ़ी मोटी है, कहानी बहुत लंबी है और करीब 24 चैप्टरों में है। तो मैं एक एक करके आपको यह जो चैप्टर है ये सुनाते जाऊंगा। हो सकता है कहीं पे 2 चैप्टरों का एक करके सुना दूं, यानी कि एक ही कहानी में 2 चैप्टर ले लूं, या ये भी हो सकता है कोई चैप्टर लंबा है तो उसको 1 या 2 में पूरा करूं। मुझे नहीं पता है कि ये सीरीज कितने एपिसोड की होगी। बहरहाल ये कहानी शुरू होती है तीर्थ यात्रा से। एक्चुअली रुद्रप्रयाग जो जगह है वहां से बद्रीनाथ के लिए और केदारनाथ के लिए रास्ते कट जाते हैं। जिम कॉर्बेट साहब के अनुसार जो उन्होंने लिखा है कि प्रयाग शब्द का मतलब संगम है, जो सही बात है। यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा 2 नदियां आके मिलती हैं। जिम कॉर्बेट साहब यहाँ पे थोड़ा गलत बोल गए हैं कि यहाँ से गंगा जी शुरू होती है। एक्चुअली गंगा जी यहाँ से शुरू नहीं होती है, ये गलत बात है। गंगा जी शुरू होती है देवप्रयाग से। देवप्रयाग में भगीरथी, अलकनंदा और सरस्वती अंडरग्राउंड जमीन के नीचे से सरस्वती आके मिलती है। ये त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी संगम है। असल में जो कुंभ है वो देवप्रयाग है। जो असली जो कुंभ है जिसे हरिद्वार में हम बनाते हैं वो देवप्रयाग है। देवप्रयाग की लोकेशन ऐसी नहीं है, देवप्रयाग में इतनी जगह नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों को एकोमोडेट कर सके। खैर, देवप्रयाग की कहानी, कुंभ की कहानी कभी बाद में करेंगे। फिलहाल तो हम रुद्रप्रयाग के मैनीटर की बात कर रहे हैं। तो हुआ यूं, रुद्रप्रयाग में एक तेंदुआ आदमखोर हो गया, जिसकी दहशत का आलम यह था कि लोग वैसे तो सामान्य दिनचर्या में रहते थे, बाजार जाते थे, खेतों में काम करते थे, बच्चे स्कूल भी जाते थे, औरतें जंगल जाती थी, घास लाती थी, लकड़ी लाती थी, सब काम होते थे। मगर सूरज डूबने से पहले, यानी कि शाम होने से पहले, यहाँ पे शांति सन्नाटा पसर जाता था। एक अघोषित कर्फ्यू सा लग जाता था। ये कर्फ्यू कोई सरकार द्वारा लगाया हुआ नहीं था, ये लोग खुद ही अपने आप को अपने घरों के अंदर बंद कर देते थे। कोई किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलता था। मान लीजिए मेरे को जरूरत पड़ जाए, मैं शाम को आपका दरवाजा नॉक करूं तो आप मिलने भी नहीं खोलेंगे। ये आलम था, ये दहशत का आलम था। अब बात ये आती है कि ये तेंदुआ आदमखोर बना कैसे। एक्चुअली दोस्तों, उन दिनों भारत में इन्फ्लुएंजा नामक एक महामारी फैली हुई थी। ये बहुत ही संक्रमण वाली बीमारी थी, बहुत तेजी से फैलती थी और उत्तराखंड में इसका एक भयानक रूप दिख रहा था। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में आ रहे थे। उत्तराखंड में देवभूमि है तो इस वजह से ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और जो गांव वगैरह हैं वो सब जो है पहाड़ी के ऊपरी हिस्सों में बसे रहते हैं। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो गांव के ही सारे लोग मिलके कर्मकांड करते हैं, यानी ये शव को लेकर बहुत नीचे नदी के किनारे जाना होता है, वहीं पर चिता बनाई जाती है, उस शव को वहीं जला के अस्थियों को वहीं पर विसर्जित कर दिया जाता है ताकि अस्थियां जो है समुद्र में जाके मिल जाएं, वहीं प्रभावित कर दी जाती हैं। गांव के ही कुछ लोग शव उठाते हैं, कुछ लोग लकड़ियां उठाते हैं, कुछ लोग अन्य सामान उठाते हैं। मतलब जो कुछ जरूरत है वो सारा सामान गांव के लोग आपस में मिलके लेके चलते हैं। और लेकिन जब ये महामारी का माहौल फैला हुआ तो ये संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक एक दिन में कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। कई लोगों की डेथ हो जा रही थी। एक घर छोड़ के 2-3 घर ऐसे करके एक ही गांव में 5-6 लोगों की डेथ हो जा रही है। और गवर्नमेंट का भी एक जो है बहुत प्रेशर होता था कि शवों को तुरंत उनकी अंत्येष्टि कर दी जाए, क्योंकि संक्रमण फैल जाएगा। तो ये स्थिति में लोगों ने एक तरीका निकाला। वो लोग क्या करते थे, लोग जो मृतक है उसके मुंह में एक जलता हुआ कोयला रख देते थे और शव को किसी पहाड़ी पे या ऊपर टॉप पे ले जा करके वहां से नीचे खाई में फेंक देते थे, जिससे बाद में जंगली जानवर वगैरह वो सब खा लेते थे। 1918 में जब ये महामारी अपने अंतिम दौर में थी
तब शुरू होने की तैयारी में था। गढ़वाल में आतंक व दहशत का वो भयानक दौर जो कल्पना से परे था। खैर, हम शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, जहां से यात्रा शुरू होती है। तो जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि आप जब इस यात्रा पर चलेंगे तो सबसे पहले आप हरिद्वार आएंगे। हरिद्वार में आप गंगा स्नान लेंगे, होली डिप, उसमें कुछ सिक्के डालेंगे, गंगा जी की आरती में शामिल होंगे। जो आप स्नान करेंगे उससे अपने जो कर्म, जो अपने पाप है उनको धोएंगे, अपने पितरों का तर्पण करेंगे, और भी वगैरह वगैरह जो हम एक गंगा हरिद्वार में जाके करते हैं या प्रयागों में जाके करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला पड़ाव होगा ऋषिकेश। सबसे पहले आपको काली कमली वाली धर्मशाला दिखाई पड़ेगी। काली कमली उन लोगों का समुदाय है जो लोग काले कंबल ओढ़ते हैं और भेड़ के बालों से बने रस्से से, भेड़ के जो बाल होते हैं उससे रस्से से कंबल को कमर में बांध देते हैं। एक्चुअली ये कंबल क्या, एक लबादे की तरह डालते हैं और उसको एक बांध देते हैं। इस कपड़े में सिलाई नहीं होती है। ये धर्मार्थ के कामों में लगे हुआ समुदाय है, जैसे अस्पताल बनाना, शिक्षा संस्थान बनाना, भूखों को खाना खिलाना, रोगियों का इलाज करना वगैरह वगैरह। तो अच्छे धर्म के कार्य में इन लोगों ने तीर्थ यात्रियों के लिए कई जगह धर्मशालाएं बनाई जो आज भी हैं। तो इस तरह से काफी उनके समाज में एक अच्छे काम है। और फिर उसके बाद वहीं से आपको लाइन में बैठे हुए बहुत सारे कुष्ठ रोगी मिलेंगे, जिनके हाथ में आप कुछ सिक्के देते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि वो आपके लिए दुआ करें, आपकी यात्रा सफल हो। और फिर आप चलेंगे लक्ष्मण झूला पुल पर। लक्ष्मण झूला पुल पर बैठे हुए लाल मुंह वाले बंदर आपको जरूर परेशान करेंगे। उनके लिए आप चना या कुछ फल या मिठाई कुछ लेके जरूर जाएं। आप उनको खिलाते हुए जाएं और अपना आगे बढ़ते हुए जाएं। दोस्तों, ये जो सब मैं बात बता रहा हूँ ये आपको 1918 की है। तो आप समझ ही सकते हैं उस वो समय कैसा, किस टाइप का रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा। तब लोग पैदल ही चला करते थे। आज तो मोटर गाड़ी है, कार है, हेलीकॉप्टर है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, दुनिया भर के साधन है वहां जाने के लिए, यात्रा करने के लिए। लेकिन लोग पहले पैदल ही यात्रा करते थे और कोशिश ये होती थी कि नंगे पांव ही जाएं, क्योंकि तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। लोग भक्ति भावना से जाते थे। हमारी भक्ति पूरी हो इसके लिए मिन्नत होती थी कि हम नंगे पांव, मन्नत कि हम नंगे पांव आएंगे, नंगे पांव दर्शन करेंगे। खैर, आप पुल पार करेंगे। उसके बाद फिर आपको और आगे बढ़ना है। 3 दिन के बाद आपका पड़ाव आएगा श्रीनगर। 3 दिन के बाद श्रीनगर ये गढ़वाल वाला है, उत्तराखंड में है। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, वो अलग है। ये जो श्रीनगर है ये कभी गढ़वाल की राजधानी हुआ करता था। ये राजधानी थी। एक बार बिरही गंगा, जो गंगा जी की एक सहायक नदी है, 1894 में गौना ताल बांध टूट गया था। इसी नदी में बना था, जिसके टूट जाने से अलकनंदा जो नदी थी इसमें बाढ़ आ गई थी, जिसमें पुराना श्रीनगर, वहां का राजमहल, कई इमारतें, भवन, बाजार सब बह गया था। यानी कि श्रीनगर नाम की कोई जगह बची ही नहीं थी, सब पानी पानी था। गौनाताल बांध 11,000 फुट चौड़ा, 2,000 फुट लंबा और 900 फीट गहरा था। इस तार के टूटने के 6 घंटे से भी कम समय में इमेजिन कीजिए 10 अरब घन फुट पानी बह गया। लेकिन प्रशासन इतना अच्छा था कि उसे टाइम में उन्होंने एक बड़ी त्रासदी को होने के बावजूद डेथ नहीं होने दी थी। हाँ, एक परिवार मारा गया था, वो भी बच जाता अगर वो दोबारा श्रीनगर अपना सामान लेने नहीं चला जाता। और जितनी देर वो वहां गया उतनी देर में पानी का सैलाब आ गया और वो पूरा परिवार बह गया। एक परिवार की उसमें जान गई थी, बाकी सब बच गए थे, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये इतना भयानक बंजर था। उस बांध, जहां पे बांध टूटा था, वहां से लेकर हरिद्वार तक पड़ने वाली कई बस्तियां, गांव, शहर, कस्बे, सड़कें, पुल
जितने थे सब तहस नहस कर डाले, सब तोड़ फोड़ के सब बराबर कर दिया था, कुछ भी नहीं। पहले लोग तीर्थ यात्रा लक्ष्मण झूला पार करके करते थे, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो आप ऋषिकेश से सीधे व्यासी आइए, तोता घाटी आइए, तीन पानी के बाद में देवप्रयाग से अपना ये भगवान जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ, और फिर वहां से श्रीनगर चले आइए। लेकिन पहले रास्ता इस तरफ से था, यानी कि पुल को पार करके आप ऋषिकेश में ही लक्ष्मण झूला को पार करके गंगा जी के उस तरफ चले जाते थे, और वहां से फिर आप श्रीनगर जाया करते थे। क्या श्रीनगर पूरी तरह बर्बाद हो गया था, ये दोबारा से डेवलप हुआ। अब हम आते हैं बाघ पर। बाघ यानी कि तेंदुए पर। जैसा मैंने पहले बताया कि महामारी अपने अंतिम चरण में थी, रुद्रप्रयाग में आतंक और भय का जो साया पड़ा हुआ था वो तेंदुए का। यार ये हो सकता है मैं कहीं पे बाघ बोलूं, कहीं पे तेंदुआ बोलूं, आप समझ जाना मैं तेंदुए की बात हो रही है, क्योंकि जुबान पे हमारे बाघ ही है। चाहे कुकरी बाघ कहो, चाहे कोई भी बोलो, हमारे लिए सब बाघ है। तो आप समझ जाना कि मैं तेंदुए की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बाघ था ये मृतदेह को खाने का आदी हो चुका था। ये जो डेड बॉडी जो फेंक देते थे उनको ये खा जाता था, और अब उस नर मांस जो था उसका इसकी जुबान पे टेस्ट लग चुका था। अब ये क्या करने लगा, ऐसे भूख लगी तो जिंदा इंसानों को मारने लगा था। दोस्तों, रुद्रप्रयाग के इस आदमखोर ने अपना जो पहला मानव मारा, पहला इंसान जो मारा, वो 9 जून 1918 को बेंजी गांव में मारा, और आखिरी इंसान उसने 14 अप्रैल 1926 को भैंसवाड़ा गांव में मारा। इन 2 तारीखों के बीच जो सरकारी पेपरों में जो दस्तावेज हैं उसमें लिखा है कि 125 लोग मारे गए। और जिम कॉर्बेट साहब का बोलना है कि मैं ये नहीं समझता कि 125 लोगों की संख्या उस संख्या से मेल खाती है जो उस समय के गढ़वाल में जो सेवारत कर्मचारी या उस क्षेत्र के निवासी द्वारा बताई गई थी। वो लिखते हैं कि मैं जानता हूं कि यह संख्या सही नहीं है, क्योंकि जब से ये इस क्षेत्र में थे, करीब 2.5 महीना वहां पे रहे थे, 10 हफ्ते, तो उस समय की जो मार हुई थी, जो बाघ ने मारे थे, उसकी चर्चा सरकारी दस्तावेजों में नहीं है। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि नरभक्षी द्वारा मारे गए लोगों की संख्या को कम बताकर ये जो है गढ़वाल के लोगों के 8 वर्ष तक वो मॉनिटर एक्टिव था, तो उसकी जो यातना थी उसको कम करके नहीं आंकना चाहता, और ना ही ये नरभक्षी की दुर्दांतता, कितना दुर्दांत था, उसको अनदेखी करना चाहते हैं। तो वो एक ऐसा बाघ जिससे गढ़वाल के लोग अब तक का सबसे कुख्यात नरभक्षी मानते थे। तो सरकारी आप खुद समझिए कि 8 साल में क्या सिर्फ 125 मारे होंगे। खैर, इससे चाहे जितने लोग मारे हों, इतना तय था, गढ़वाल का यह नरभक्षी सबसे ज्यादा प्रचारित जानवर था। कॉर्बेट साहब बोलते हैं जहां तक इन्हें जानकारी है, तब इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मलाया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अखबार और भारत के दैनिक और साप्ताहिकों में इसके बारे में तो छप ही रहा था। अखबारी प्रचार के अलावा हर साल केदारनाथ और बद्रीनाथ में आने वाले 60,000 यात्रियों के माध्यम से नरभक्षी के जो किस्से थे वो भारत के कोने कोने में पहुंचे थे, यानी कि भारत के हर कोने में इसकी ख्याति फैल चुकी थी। नरभक्षी द्वारा मारे गए व्यक्ति के बारे में अगर सूचना जो दर्ज कराने का तरीका था वो सरकार ने एक निर्धारित किया था। वो ये था कि मृत्यु व्यक्ति का रिश्तेदार या मित्र जो भी है, हत्या होने के बाद यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके गांव के पटवारी को सूचित करेगा। रिपोर्ट मिलने पर पटवारी घटना स्थल पर जाएगा, और अगर इससे पहले मृतदेह बरामद हो जाती है तो नहीं होती, अगर मान लीजिए डेड बॉडी नहीं मिलती है, तो पटवारी एक खोज दल का गठन करेगा और उसकी सहायता से शव को ढूंढेगा, उसको बरामद करेगा। अगर बरामदी से पहले, पटवारी के आने से पहले बरामदी हो चुकी है या खोज दल उसे बरामद कर लेता है, तो पटवारी उस स्थान पर जांच करेगा और संतुष्ट हो जाएगा कि मृतक नरभक्षी नहीं मारा है या किसी और तरह से नहीं मारा गया, क्योंकि ऐसे मौके में लोग मर्डर भी कर देते हैं। मर्डर करके जंगल में डाल दिया, बाद में बाघ ने खा दिया। तो पटवारी के ऊपर निर्भर रहता था। तो पटवारी
फिर देखता था, फिर निरीक्षण करता था। उसके बाद में उसके जाति, उसके धर्म के अनुसार उसके परिवार वालों को दाह संस्कार या दफनाने की अनुमति जो भी हो वो दे दी जाती थी। जो भी मार होती थी उसके बारे में जानकारी उसके रजिस्टर में दर्ज की जाती थी और घटना का पूरा जो एक डिटेल थी वो उससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यानी डिप्टी कमिश्नर को भेजता था, जिससे डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में रखे जो रजिस्टर्ड है वहां पे दर्ज किया जाता था। अगर मृतक की देह या उसका अंग ना मिले, जैसे नरभक्षी की आदत होती है कि वो शिकार को मीलों तक घसीट के ले जाता है, बहुत दूर तक लेके चला जाता है और फिर उसके बाद खाता है, तो जांच की जाती है। अगर मृतक का नाम आदमखोर द्वारा मारे गए लोगों के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता तो नरभक्षी के हमले से कोई व्यक्ति घायल हो गया है और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु होती है तो वो भी नरभक्षी द्वारा मारा गया दर्ज नहीं किया जाता है। तो जो बॉडी मिलती थी, जिनको पटवारी रजिस्टर्ड करता था, डिक्लेयर करता था कि हाँ ये नरभक्षी ने मारा है, तो वही चढ़ती थी, बाकी नहीं चढ़ती थी। इस प्रकार स्पष्ट है। हालांकि मार की दर्ज करने का यह प्रणाली ठीक है काफी हद तक, फिर इस बात की काफी गुंजाइश रह जाती है कि इस असामान्य है जो अपना सामान्य भोजन छोड़ के जो खा रहा है वो असामान्य जानवर है, तो उसने जो लोगों को मारा है उसकी संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी, जो हकीकत में रजिस्टर में दर्ज है उससे कहीं ज्यादा होगी। इस बात की आशंका और बढ़ जाती है। और जब ये जो मार है कई सालों से चली आ रही है, ये तो 8 साल से चल रही है, तो क्या सिर्फ 125 सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों, कहानी का जो पहला भाग है उसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। दूसरा भाग जल्दी शुरू करता हूँ और जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे एक नया चैप्टर रोज आपके सामने आता रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने इस दोस्त को, अपनी उत्तरांचल डायरीज को, और जो दोस्त पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही पुराने मित्र जो हैं वो अपना लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। यार हौसला बढ़ता है, थोड़ा हिम्मत आती है और कुछ अच्छा करने का मन करता है। तो दोस्तों अभी आज्ञा चाहता हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय माँ भारती, जय 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 माँ भारती।